हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं 7 और 8 को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैथ पेडागोजी का मैं संपूर्ण रूप से 50 महत्वपूर्ण बिंदु लाया हूँ, जिस पे बात करूँगा। जो बेहतरीन पॉइंट होगा आपके लिए, इसको ज़रूर देख के जाइएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ अपने पॉइंट पे। पहला जिसका टॉपिक है दोस्त, गणित की प्रकृति और शिक्षण सिद्धांत। गणित की नेचर कैसा है और उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका हर टॉपिक का 10-10 पॉइंट लिया हूँ। ठीक है दोस्त। पहला कहता है गणित तार्किक है। ठीक है, गणित कैसा विषय है, तार्किक है। गणितीय विचार निश्चित, देखिए निश्चित, स्पष्ट और तार्किक होते हैं, ये तो जानते हैं। इसमें फिक्स होता है कि जो वैल्यू आएगा वो फिक्स होगा, जो सभी जगह मान्य होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका दूसरा नंबर है दोस्त, अमूर्त से मूर्त। और आपको पता है कि गणित एक अमूर्त विषय है। ठीक है, अमूर्त से मूर्त कहता है गणितीय अवधारणाएं अमूर्त है। गणित की जो कंसेप्ट है ना दोस्त, वो अमूर्त है। इसीलिए शुरुआत ठोस वस्तुओं से होनी चाहिए। इसीलिए शुरुआत जो है मूर्त वस्तुओं से, ठोस वस्तुओं से होनी चाहिए। जैसे कंकड़ से गिनती सिखाना, क्योंकि कंकड़ क्या है, एक ठोस वस्तु है। बच्चे के सामने में रहेगा, बच्चा उसको छू के उस चीज़ को गिनती करेगा, वो मूर्त रूप में जानेगा, आसानी से सीखेगा। ठीक है दोस्त। तीसरा है गणित की भाषा। देखिए गणित की अपनी भाषा है, जो चिन्हों मतलब सिंबल और सूत्रों फॉर्मूलाज का उपयोग करती है। गणित का क्या है, भाषा चिन्ह के आधारित चलते हैं, सिंबल के आधार पर चलते हैं। जैसे आप समझते हैं इसका जोड़ का सिंबल, घटाव का सिंबल, गुणा का सिंबल, भाग का सिंबल, यही इसका क्या है, भाषा है। ठीक है। अगला मैं बात करता हूँ 4 नंबर पे दोस्त। 4 नंबर मेरा पॉइंट है सर्पिल। अब देखिए स्पाइरल जिसको कहते हैं, आकार का होता है। गणितीय समझ सरल से जटिल की ओर सर्पिलाकार रूप में विकसित होती है। गणितीय समझ जो है सरल से जटिल की ओर सर्पिलाकार में विकसित होती है, मतलब ऐसे इसका शेप चलता है। ठीक है, सर्पिलाकार। ठीक है दोस्त, क्योंकि गणित सरल से जटिल की तरफ जाता है, मतलब आपको धीरे धीरे गिनती आएगा, फिर उसके बाद आपको क्या होगा, संख्या का पहले बोध होता है, फिर गिनती आता है, साथ में जोड़ घटाव गुना भाग, ऐसे करके इसका क्या होता है, जटिल की तरफ आगे अग्रसर होता है। ठीक है दोस्त। हमारा 5वां नंबर है दोस्त व्यापीकरण। ठीक है, जनरलाइजेशन। आगमन विधि के माध्यम से बच्चे उदाहरणों से नियम बनाते हैं। ठीक है, आगमन विधि से मतलब पहले बच्चा उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे, फिर उसी उदाहरण से नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है। 6ठा नंबर त्रुटि विश्लेषण। बच्चों की गलतियों को, देखिए त्रुटि का विश्लेषण बच्चों के गलतियों को सीखने का हिस्सा मानना चाहिए, न कि असफलता। बच्चा जो गलती करता है ना, तो समझिए बच्चा वहाँ सीख रहा है। ठीक है, उसको आप असफल नहीं मान सकते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, वो क्या है, बच्चे गलती कर रहे हैं वो सीखने का एक हिस्सा है, अंग है। ठीक है दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लाया हूँ दोस्त, इसको एक बार जरूर देख के जाइए एग्जाम में। सकारात्मक, 7वां नंबर सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रेरणा विधि कहता है मोटिवेशनल मेथड से बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। बच्चे में, क्योंकि बच्चे के लिए ये क्या है, अमूर्त, सब के लिए अमूर्त है, लेकिन बच्चे को इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है, स्वाभाविक है। तो उसको मोटिवेट करके उसको जो है ना सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना है, ताकि वो गणित में रुचि ले सके। ठीक है दोस्त। 8वां नंबर कह रहा है जीवन से संबंध। देखिए वास्तविक जीवन से संबंध, गणित को दैनिक जीवन से जोड़कर महत्वपूर्ण, देखिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है जोड़ना। जैसे सब्जी खरीदने में जोड़ घटाव, बच्चे को वास्तविक जीवन से गणित को जोड़ना है, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सके। जैसे कहते हैं बाबू जाओ 2 रुपया का चॉकलेट लेके आओ, तो बच्चा क्या 2 रुपया चॉकलेट तो जानता है, 2 रुपया उसके समझ में आ गया कि 2 रुपया में 2 चॉकलेट देगा। तो बच्चा को वहाँ क्या होता है, पता चलता है
कि 2 रुपया में 3 रुपया में कितना देगा, 4 रुपया में कितना देगा, और बच्चे के दैनिक जीवन से वो कनेक्टिविटी बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे इसके माध्यम से बच्चा आसानी से सीखता है। ठीक, इसका नंबर पॉइंट है दोस्त, यथार्थ विज्ञान गणित शुद्धता और सटीकता का अध्ययन है। शुद्ध, इसमें शुद्ध किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, इसमें जो आएगा आंसर परफेक्चुअल आएगा, सटीक आएगा, और यह सत्यता की हमेशा बात करती है। ठीक है दोस्त, इसमें कोई संदेह नहीं रहता है। 10वां नंबर कहता है सक्रिय भागीदारी, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि खोजकर्ता होने चाहिए। देखिए, बच्चे को ऐसा बनाना है, ऐसे बनाना है कि बच्चा खुद किसी भी प्रतियोगिता हो गया, कोई भी एक्टिविटी हो, या बच्चा खुद से उसमें भाग ले, ताकि बच्चा खुद से उस चीज़ के बारे में खोजबीन करे, सोच सकता है, समझ सकता है, समस्या को समाधान कर सकता है। तो बच्चे खुद से जब भागीदारी होगा तो वो चीज़ उसके लिए और बेहतर होगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए बच्चे की इच्छा के अनुसार उसको उस लायक बनाना है। ठीक है, ना कि बच्चे को निष्क्रिय करना है। आशा करता हूँ इस टॉपिक के बारे में आप 10 पॉइंट समझ गए होंगे। अगला आता है दोस्त मेरा टॉपिक शिक्षण विधियाँ और रणनीतियाँ। शिक्षण मतलब मेथड्स और स्ट्रेटेजिक, क्या मेथड है पढ़ाने का, उसका क्या क्या रणनीति है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला 11 नंबर में दिया है, इसका पहला हो जाएगा आगमन विधि। कहता है उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना, पहले उदाहरण देना। आगमन विधि कह रहा है कि बच्चों को पहले कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो उदाहरण दीजिए, सामने में मूर्त रूप से कोई नमूना है, कोई मॉडल है तो सामने लाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे को हम आयत पढ़ा रहे हैं, तो आयत जब पढ़ाएंगे तो कोई ना कोई, जैसे बुक हो गया आयताकार, नोटबुक हो गया आयताकार, बेंच ले लीजिए, डेस्क ले लीजिए, टेबल लीजिए, उसको उसके माध्यम से समझाइएगा। चौक ले लीजिए, उसके माध्यम से समझाइएगा तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि वो नमूना, वो उदाहरण उसके सामने है। फिर उसको नियम के तरफ हम लेके जाएंगे। ये हो गया आगमन विधि। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं निगमन विधि पे। देखिए, निगमन मतलब नियम की बात करता है। डिडक्टिव मेथड कहता है नियम से उदाहरण की ओर बढ़ना। सीधा समझिए, आगमन का उल्टा होता है, और ये रटने पे ज़्यादा जोर देता है। मतलब केवल फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया, इसको रटिए और सीधे अप्लाई कर दीजिए। ये हो गया निगमन विधि। ठीक है दोस्त, जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है, a+b का होल स्क्वायर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो a² + 2ab + b² करते हैं, ये फार्मूला है। तो बच्चे को इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये होता है निगमन विधि। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आगमन विधि में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सोच बढ़ता है बच्चे में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक ना, क्योंकि बच्चे को यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें निगमन विधि में बच्चे को उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये रटने पे ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है 6 क्लास से चालू होता है, 6 से ऊपर। ठीक है दोस्त, कौन सा निगमन विधि, क्योंकि फार्मूला हमारा 6 से अप्लाई चालू हो जाता है। विश्लेषण ले लीजिए दोस्त। देखिए, विश्लेषण विधि क्या कर रहा है, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे कठिन इबारती प्रश्न हल करना, मतलब कठिन प्रश्न है शब्दावली टाइप का, उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको हल करना, विश्लेषण विधि कहलाता है। कहने का मतलब ऐसा है कि कोई भी समस्या है उसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ के सॉल्यूशन करना विश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण विधि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए संश्लेषण, अब उसका उल्टा हो जाएगा। संश्लेषण विधि क्या कहता है, अलग अलग जानकारियों को जोड़कर निष्कर्ष निकालना। समझिए, विश्लेषण में क्या था, एक जगह था, इसको अलग अलग तोड़ रहे थे, अलग अलग बांट रहे थे। अब इसमें क्या है, संश्लेषण में छोटे छोटे पार्ट को एक जगह करके, ठीक है, जानकारी को निष्कर्ष देना। जैसे हम बोलते हैं बच्चे को कि अच्छा, इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा, ये निष्कर्ष हो गया संक्षेप में, ये हो गया संश्लेषण विधि। ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा करना, छोटे छोटे कहानियों को एक जगह करके उसका व्यापक रूप बता देना। ठीक है, ये हो गया संश्लेषण विधि। अनुसंधान विधि, देखिए ह्यूरिस्टिक विधि इसी को कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना। देखिए, बच्चे स्वयं खोजकर्ता के रूप में सीखते हैं। मतलब बच्चा खुद से दिमाग लगाता है, किसी चीज़ को ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, खोजबीन खुद करता है, अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है। ठीक है, इसको कहते हैं अनुसंधान। मतलब बच्चे को ऐसा तैयार कीजिए, ऐसा बनाइए, ऐसा माहौल दीजिए, ऐसा उसका मानसिक विकास कीजिए ताकि बच्चा खुद से खोजकर्ता बन सके। ठीक है, और वो उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग ले। ये होता है अनुसंधान विधि। ठीक है, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। 16 नंबर आता है खेल विधि। कहता है गणितीय
पहेलियों और खेलों से रुचि विकास करना। देखिए खेल विधि में क्या होता है, बच्चे को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बच्चे को पढ़ने में भी मन लगता है और वहाँ खेल भी हो जाता है, तो बच्चे को उस चीज़ में आनंद आता है और जल्दी उस चीज़ को सीख लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, जैसे संख्या के साथ जादू, कुछ संख्या रहता है उसके साथ जादूगर करना है। इस तरह का कोई कॉलम बना दीजिए, उसमें अंक दे दीजिए, बोलिए इसको जोड़ के इतना बनाना है, देखिए बच्चे को मन लगेगा। इस तरह से खेल खेल के माध्यम से बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना है, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला आता है 17 नंबर, परियोजना विधि। आप जानते हैं, देखिए जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, वास्तविक जीवन की परियोजनाओं के माध्यम से सीखना। ठीक है, जिसमें घटाव, जिसमें देखिए जैसा घर का बजट, मान लीजिए कि हमारा घर का बजट है, कितना लगेगा, क्या खर्च है, क्या हमारा बजट है, ठीक है, क्या इसमें सेविंग होगा, इस तरह की परियोजना तैयार करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे को इसमें जोड़ घटाव गुना भाग का भी पकड़ आ जाएगा कि आखिर कितना हमको कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना बजट बैठ रहा है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो घर का कोई भी बजट ऐसा होगा, जैसे शादी ब्याह हो गया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई छोटा सा फंक्शन हो गया, बर्थडे ले लीजिए, तो वो क्या है, एक परियोजना के रूप से तैयार किया जाएगी, कल हम इतना खर्च करेंगे, कितना हमारे पास है, कितना नहीं है, कितना इसमें लगेगा, ये हो गया परियोजना विधि। ठीक है, प्रदर्शन विधि ले लीजिए दोस्त, 18 नंबर कहता है मॉडल या चार्ट का उपयोग करना, सामने दिखा के। ठीक है, ये होता है प्रदर्शन विधि, जो सामने से बच्चा देख सके उस चीज़ को। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण विधि, सूक्ष्म का मतलब ये होता है माइक्रो टीचिंग, मतलब बारीकी बारीकी से, ऐसे समझिए। कहता है विशेष कौशल विकसित करने के लिए सूक्ष्म विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब बच्चे को किसी चीज़ का बारीकी बारीकी से डीपली से उसको समझाना है उस विषय के बारे में, तो उसको विशेष कौशल को विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा होता है सूक्ष्म शिक्षण विधि। जैसे आप बोर्ड मास बताइएगा बच्चे को, तो बोर्ड मास से पहले उसको क्या जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए इसके बारे में, तब जाके बच्चा उसको बारीकी से समझ पाएगा। 20 नंबर होता है दोस्त क्रियात्मक अनुसंधान, कक्षा की समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से हल करना। कक्षा की जो समस्या है उसको वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान का मतलब होता है खोजबीन करके, और क्रियात्मक का मतलब होता है करके। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्याओं को हल करना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है दोस्त, अगला हमारा आता है, अगला टॉपिक आता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण। इसका भी 10 पॉइंट लिया हूँ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कैसा होना चाहिए, मतलब प्राइमरी लेवल टीचिंग। देखिए ठोस अनुभव, मतलब मूर्त रूप से। प्राथमिक स्तर पर ठोस सामग्री, समझ गए दोस्त, ठोस सामग्री का प्रयोग अनिवार्य है। मतलब 1 to 5 के लिए बच्चे को ठोस सामग्री मतलब मूर्त रूप से वस्तु सामने होना चाहिए, उसके माध्यम से पढ़ाइए ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। अगला देख लीजिए, अगला आता है गिन तारा। अब एक जिसको कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण है। गिन तारा जानते ही हैं, इस टाइप का गिन तारा रहता है। ठीक है, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। ठीक है, तो इससे बच्चे को गिनती का भी विकास होता है और स्थानीय मान का भी समझ आ जाता है, जिसको कहते हैं गिन तारा या अबेकस। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट आता है दोस्त जियो बोर्ड। देखिए ज्योमेट्री के लिए ये सबसे बेहतरीन है। जियो बोर्ड ज्योमेट्री के लिए ही है। ज्यामितीय आकृतियों और क्षेत्रफल का परिचय देने के लिए उपयोग करना जियो बोर्ड कहलाता है। ठीक है, इसमें केवल ज्यामिति से संबंधित, जैसे त्रिभुज बनाना है, चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, इस तरह की बात, जैसे पंचभुज बनाना है, ठीक है, तो ये जियो बोर्ड से संबंध रखते हैं, ज्यामिति से। ठीक है, उसमें क्षेत्रफल परिचय देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे आपको पता होगा एक चीज़ कि कील लगा हुआ है, इसमें थ्रेडिंग के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। ये जियो बोर्ड में से ऐसे समझिए, जियो बोर्ड का मतलब है ज्यामिति से संबंधित। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री से, जिसमें आपको त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत ये सब बना सकता है। देखिए डाइंस ब्लॉक,
आप जानते हैं डाइस ब्लॉक क्या होता है, जोड़ घटाव और स्थानीय मान को समझाना। जैसे देखिए ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, इसमें एक इतना खाना हो गया, दूसरा ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, इसमें इतना खाना हो गया, तीसरा ये ब्लॉक हो गया, इसमें इतना खाना हो गया। इसमें क्या होगा, ये पता है कि 4 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितना हो गया। तो इसमें जोड़ का भी समझ में आ जाएगा, घटाव का भी समझ में आएगा, गुना भी कर लेंगे। 3 है, 5 तिया 15, गुना भी आ जाएगा। मान लीजिए 3-3 है हर एक ब्लॉक, हर एक कॉलम में, और 5-5 इसमें बॉक्स है, तो 5-3 बचे 15, तो गुना भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के चीज़ में हमारा जोड़ घटाव और स्थानीय मान, जोड़ घटाव गुना स्थानीय मान का समझ आता है, जो डाइस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्त आप समझ रहे होंगे। 25 नंबर हमारा कह रहे हैं पैटर्न पहचान। पैटर्न पहचान क्या है, बच्चों को पैटर्न खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते हैं, तो 2 और 4 के बीच में कितना गैप है, 2, 6 और 4 के बीच में कितना गैप है, 2। तो इस तरह से बच्चा दिमाग लगाएगा कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला आता है दोस्त अनौपचारिक से औपचारिक। पहले बच्चों के अपने अनौपचारिक तरीकों को महत्व दे। जैसे बच्चे को जो है अनौपचारिक का मतलब यहाँ ये हो गया, जैसे कोई चीज़ का मापन करना है, मान लीजिए कि हमको टेबल को मापना है, ठीक है, तो हम उसको बित्ता से मतलब अपने हाथों से, उंगलियों से, ठीक है, या धागा से माप सकते हैं। ये हो जाता है अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है कि बच्चे को उसके बाद सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कराएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा औपचारिक मेथड। ठीक है, तो बच्चे को अनौपचारिक चीज़ को पहले महत्व दिया जाए, वो भाषा में हो या गणित में हो। ठीक है, उसके बाद औपचारिक माध्यम से उसको सिखाया जाए। 27 नंबर कहता है मापन ले लीजिए, देखिए आ गया अप्रमाणिक से प्रमाणिक, आ गया ना, मापन की ओर जाना। यही चीज़ हो गया कि मतलब पहले बच्चे को अप्रमाणिक माप, जैसे हम क्या करते हैं कोई चीज़ को मापते हैं तो कहते हैं ना इतना डेग हुआ, इतना कदम हुआ, ठीक है, फिर उसी को सेंटीमीटर मीटर में लेते हैं। ये हो गया, ये क्या हो जाता है आपको मापन हो जाएगा। अप्रमाणिक से प्रमाणिक की तरफ जाएगा, तो अप्रमाणिक हो गया जो हम लोग अपने मौखिक रूप से या ऐसे ही जिसका कोई सेंटीमीटर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं रहता है, ऐसे समझिए एक्चुअल वैल्यू नहीं रहता है, वो हमारा हो गया अप्रमाणिक। जिसका एक्चुअल वैल्यू रहता है, स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है, वो हो गया प्रमाणिक, जैसे सेंटीमीटर मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्केल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप आ जाइए, देखिए अनुमान। अनुमान है, देखिए अनुमान बिना मापे अंदाज लगाने की क्षमता विकसित करना। अनुमान लगाना, कहते हैं ना इसमें इतना होगा तो इसमें कितना होगा। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि कोई चीज़ इसमें 2 लीटर है, ठीक है, तो इस वाला में कितना होगा देख के आप बता सकते हैं 2 लीटर या 4 लीटर, मतलब अनुमान लगा सकते हैं लगभग में 4 लीटर होगा, 3 लीटर होगा, 5 लीटर होगा। इस तरह से अनुमान लगाना चाहिए, बच्चे में इस तरह की क्षमता को विकसित करना जरूरी है। ठीक है, अगला आता है कागज मोड़ना। देखिए कागज मोड़ना, भिन्न और आकृतियों को समझाना। भिन्न और आकृतियों को समझाइएगा तो कागज मोड़ के आप बता सकते हैं कि ये देखिए बाबू एक ये पूरा एक पेज हुआ, इसको मोड़ दिए तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो टोटल कितना था 1, इसको 2 भाग में बांट दिए, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, क्योंकि आधा हो गया। इस तरह से हम भिन्न की अवधारणा, जैसे कोई सेब हो गया, सेब को हम पूरा आधा कर देंगे तो कितना हो गया, ये भिन्न हो गया 1/2, ठीक है, फिर इसको चौथाई कर देंगे तो 1/4। समझ गए ना, इस तरह से बच्चे को भिन्न की अवधारणा का कंसेप्ट दे सकते हैं। साथ में देखिए कहानी, क्या है, कहानी आधारित प्रश्न, इबारती प्रश्नों को सरल भाषा में समझाना। देखिए इबारती प्रश्न होता है शब्दावली टाइप का होता है, शब्द टाइप का जो प्रश्न होता है गणित में, उसको आप अंक के माध्यम से, ठीक है, समझा सकते हैं ताकि बच्चा आसानी से समझ सकता है। ऐसे समझिए, या अंक वाला प्रश्न है, ठीक है, कहानी के माध्यम से उसको बता सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी कठिन चीज़ है उसको आसानी से कहानी के आधार पे हम समझा सकते हैं गणित में, ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। ये होता है इबारती प्रश्न। अगला होता है दोस्त, देखिए अगला टॉपिक है हमारा मूल्यांकन और चिंतन। मूल्यांकन, असेसमेंट एंड थिंकिंग। जैसे देखिए अभिसारी प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न जिनका एक ही उत्तर हो। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट क्वेश्चन, मतलब बंद है, फिक्स है कि 2 + 2 4 होगा, तो पूरा दुनिया में 2 + 2 4 ही होगा, इसका कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा। ये हो जाता है अभिसारी प्रश्न। क्या,
अभिसारी प्रश्न, जिसका बाउंडेड रहता है, इसका आंसर फिक्स रहता है, एक के सिवा दूसरा नहीं हो सकता है, इसको कहते हैं अभिसारी वाला। इसी को कहते हैं बंद अंत वाला, ठीक है, क्लोज एंडेड प्रश्न, ठीक है। अगला आता है अपसारी प्रश्न। देखिए अपसारी में कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न जिसके कई हल हैं। जैसे 10 आने वाले 2 समीकरण बताओ। 10 हम मान लीजिए 2 + 8 करेंगे तो 10 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 6 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 10। तो ये हमको ये देखना है ये कितने तरीके से आ सकते हैं, ये अनेक तरीके से 10 पूरा आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपसारी, जिसको कहते हैं ओपन माइंडेड वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसका एक से अनेक ऑप्शन आंसर हो सकता है। जैसे कहता है ना कि मान लीजिए अगर पृथ्वी पे ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा, तो सबका विचार अलग अलग होगा कि नहीं होगा। ये हो जाता है हमारा अपसारी चिंतन का अपसारी टाइप का प्रश्न, ठीक है। तो जहाँ एक से अनेक आंसर आएगा तो समझिएगा अपसारी की बात करता है, जहाँ फिक्स आंसर आएगा वो समझिए अभिसारी का बात करता है। जैसे देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन, गणित में सतत मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, मतलब लगातार कंटिन्यू मूल्यांकन होना चाहिए और व्यापक रूप से होना चाहिए, ताकि बच्चे के विकास के बारे में पता चले, बच्चा कितना पकड़ पाया है, कितना इसके अंदर विकास हुआ है, तो गणित में भी होना जरूरी है, ठीक है। 34 नंबर कह रहा है रचनावादी दृष्टिकोण, ठीक है, ज्ञान का निर्माण पूर्व ज्ञान के आधार पर। देखिए रचनावादी दृष्टिकोण का मतलब है ज्ञान का निर्माण जो आप करिएगा बच्चे के अंदर वो पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप भाग सिखाने चल दिए या गुना सिखाने चल दिए, तो उससे पहले आपको जोड़ और घटाव बच्चे को आना चाहिए, तब बच्चा क्या कर सकता है, उस भाग और गुना को बना सकता है, क्योंकि ये जो भाग और गुना है वो जोड़ घटाव पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्त। यही कहता है रचनावादी दृष्टिकोण बच्चे में पैदा करना है। देखिए रूब्रिक्स कहता है 35 नंबर, मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करना। देखिए मूल्यांकन का एक फिक्स वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगा कि हाँ इसमें निगेटिव है तो इतना 1/4 काटना है। मान लीजिए इसका मान है कि 4 में से 1 है और यही सही होगा, मतलब फिक्स है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, जिसको कहते हैं रूब्रिक्स, जिसके लिए एक स्पष्ट मानदंड होना चाहिए, मतलब जिसको कहते हैं मानकीकृत, इसके रूप में हम मान सकते हैं कि ये मानकीकृत वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए एक ही वैल्यू होगा जो बराबर होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो ले लीजिए दोस्त। 36 नंबर, बच्चों के साल भर के गणितीय कार्यों का रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड रखते हैं पूरा लेखा जोखा, बच्चों का कितना मार्क्स आया, कितना ग्रेड आया, कौन सब्जेक्ट में कितना आया, गणित में कितना आया, उसका पूरा लेखा जोखा जो रखते हैं कक्षा से लेके कक्षा के बाहर तक का, वही तो उसका पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। 37 नंबर देखिए, क्रियात्मक कौशल, गति और सटीकता पर जोर देना। क्रियात्मक मतलब क्या होता है, करके सीखना, तो बच्चे में स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है, क्रिएटिव होना जरूरी है, एक्यूरेसी होना जरूरी है, ठीक है, ताकि बच्चा गति के साथ किसी चीज़ को आसानी से कर सकता है। अगला पॉइंट आता है दोस्त 38 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 38 और 39, नैदानिक परीक्षण कहता है सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना। इसका वैसे भी हम एक वीडियो पूरा दे दिया हूँ शिक्षण से रिलेटेड, गणित का एक बार देख लीजिएगा, शिक्षण विधियाँ जाके, अगर आप कोई नहीं देखे हैं तो। जैसे देखिए बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है और उसको सीखने में जो दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रहा है, उस कठिनाइयों को पता लगाना, समस्या को समझना, पहचानना ही नैदानिक, जिसको कहते हैं निदानात्मक परीक्षण भी कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब देखिए 39 नंबर कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण, कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष कक्षाएं, मतलब कठिनाई जो बच्चे को आपने पकड़ा, जो समस्या आ रहा था सीखने में, उस कठिनाई को जो दूर कर रहे हैं, उस हल कर रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं, उसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है दोस्त। समस्या को जानना, समस्या को पकड़ना, नैदानिक जिसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, और उसका उपचार करना, हल करना, समस्या समाधान करना, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ये हो गया समस्या को पकड़ना, कठिनाइयों को जानना, और ये हो गया समस्याओं को समाधान करना। कहने का मतलब है 38 नंबर ये कह रहा है कि समस्याओं को, कठिनाइयों को जानना है, ठीक है। और साथ में 39 नंबर कह रहा है कि जो आपने कठिनाइयों को पकड़ा है उसको दूर करने के लिए जो क्लास ले रहे हैं, दूर कर रहे हैं, समस्या को समाधान कर रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आशा करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। 40 नंबर कहता है सहकर्मी शिक्षण। देखिए बच्चों
का समूह में एक दूसरे से सीखना। बच्चों को समूह में एक दूसरे से, अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सीखना क्या कहलाता है? पीयर लर्निंग कहलाता है। ठीक है, समूह में एक दूसरे के साथ सीखना सहकर्मी शिक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ इतना टॉपिक आपने अच्छा समझ गया होगा। अगर आप दोस्त नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कर दीजिए, और जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने छोटे बड़े भाइयों के पास, ताकि एक बार इसको क्या कहते हैं, एक झलक में संपूर्ण मैथ पेडागोजी का कंसेप्ट उनके दिमाग में चला जाए, ताकि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है परसों, उसमें बेहतर रूप से वो उस क्वेश्चन को बना सकें। चलिए अगला टॉपिक है गणित शिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण पहलू। अब इसका कुछ अन्य भी है इस सब के अभी बताने के बाद। वेन हिले, ये भी देख लीजिएगा, वेन हिले का सिद्धांत, ज्यामितीय समझ, देखिए विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल और रिजिड, जिसको हम पढ़े, ये आप इसको पढ़े भी होंगे, चाक्षुषीकरण, ठीक है, विश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण, साथ में क्या आता है, रिजिड, दृढ़ता। इस तरह की कंसेप्ट को आप एक बार देख लीजिए। बच्चे को सबसे पहले किसके माध्यम से देखकर बच्चा किसी चीज़ को सीखता है, उसके आकार को देख के, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इस तरह का जो, उसके बाद औपचारिक आ जाता है। मतलब एक एक चीज़ का जो है कंसेप्ट एक बार देख लीजिएगा, वेन हिले से रिलेटेड जो 4 स्तर है। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके वीडियो में देख लीजिए, मैं डाल दिया हूँ बहुत कंसेप्ट के साथ, आप एक बार जरूर देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट बैठ जाएगा। 42 कहता है पियाजे का सिद्धांत, बच्चे ठोस वस्तुओं से मूर्त की ओर सीखते हैं। पियाजे साहब कहते हैं बच्चे ठोस वस्तु से अमूर्त की ओर सीखते हैं। अमूर्त मतलब बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते हैं। गणित में भी यही होना चाहिए, और हर एक शिक्षक को ये चीज़ करना चाहिए कि पहले ठोस वस्तु ले, मूर्त रूप में ले, फिर उसको अमूर्त की तरफ लेके जाए, ताकि बच्चे को सीखने में आसान होगा। 43 कहता है गणित से भय। देखिए, गणित के प्रति डर को कम करने के लिए गतिविधियों का उपयोग करें। बच्चे के अंदर जो डर रहता है गणित से संबंधित, बच्चा पीछे हटता है, उस भय को दूर करने के लिए कुछ गतिविधि कराइए। गतिविधि के माध्यम से बच्चे को सिखाइए, बच्चा आसानी से सीखेगा और सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी भी होगा। देखिए उसके बाद दिया हुआ है 44 गणित प्रयोगशाला। देखिए मैथ लैब कहते हैं अवधारणाओं के प्रयोगात्मक अनुभव के लिए। सही बात है, गणित का भी प्रैक्टिकली होना चाहिए, प्रयोग करके बच्चे को सिखाना जरूरी है, ताकि बच्चा कोई भी चीज़, देखिए प्रयोग करके सिखाने से क्या होता है, बच्चे में ना वो परमानेंटली वो कंसेप्ट बैठ जाता है। ठीक है, तो ये भी होना जरूरी है। गणितीय भाषा का विकास। देखिए गणितीय भाषा का विकास जैसे कोण हो गया, सतह हो गया, ठीक है, शीर्ष हो गया, जैसे शब्दों को आम भाषा में समझाना। इस तरह के कंसेप्ट को बच्चे को आम भाषा में, मतलब एक कहते हैं ना खेलते धूपते सिखा देना। ठीक है, साथ में देखिए दिया हुआ दृश्य श्रव्य सामग्री, इसको हम कह सकते हैं विजुअलाइजेशन और लिसनिंग। मतलब ऐसे समझिए कंप्यूटर जिसके माध्यम से जिसको हम देख के भी और सुन के भी सीख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में क्या है कि वीडियो देखते भी और सुनते भी हैं, तो इसके माध्यम से बच्चा को आसानी से सीखने को मिलता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से सीख लेगा बच्चा। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है TLM का प्रयोग होना चाहिए, जिसको कहते हैं द्रव्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, यहाँ VA होना चाहिए था, विजुअलाइजेशन और दृश्य श्रव्य सामग्री। वही हो गया जो जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों के माध्यम से हम सीख सकते हैं। ऐसा TLM का प्रयोग करना चाहिए। देखिए खासकर प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का महत्व, उदाहरणों का उपयोग करना, ये पाठ्य पुस्तक का एक महत्व, उदाहरण का उपयोग करना चाहिए। अनुपातीय सोच, बच्चे में जो है ना रेशियो वाला सोच पैदा करना चाहिए। छोटे बच्चों में अनुपातीय सोच का विकास, जैसे 1:2। ठीक है, जैसे आपको बताए थे भिन्न की अवधारणा का कंसेप्ट क्लियर करना है, तो उसके माध्यम से भी बच्चा का अनुपातीय सोच विकास कर सकते हैं। 49 नंबर है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, छात्रों को समस्या समाधान के लिए प्रेरित करना। मतलब उच्च स्तर के चिंतन कौशल का विकास करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ऊपर के लेवल को सोच सके, अपने से थोड़ा ऊपर लेवल का सोच सके। इस तरह के सोच को, समस्या को समाधान करने, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तब जाके बच्चा उच्च स्तरीय सोच का चिंतन कर सकता है। 50 नंबर है और लास्ट है गणित का सरलीकरण, अमूर्त तथ्यों को चित्रों और मॉडलों के माध्यम से सरल बनाना। सही बात है, जो अमूर्त चीज़ है उसको चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, मूर्त रूप से बच्चे को हम
सरल बना के समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये होना चाहिए ताकि बच्चा उस चीज़ को आसानी से सीख सके। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग पूरा समझ गए होंगे। ये पूरा निचोड़ था, आप इसे एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। हो सके तो जितना दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर ही दबा दीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके पास वीडियो जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।